साथ बड़ी देर से चर्चा भी चल रही थी। और जब हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो पंचायत में चौकीदार रखा जाता था बिना पैसे से, उसको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। और जब हम एक बार लगाएंगे तो 25 रुपए महीने का, उसके बाद 50 रुपए महीने का। लगातार उन लोगों का शोषण आज दिन तक होता रहा। कई लोग तो जो इंतजार करते करते भगवान के दरबार में भी पहुंच गए कि कब हमारी पॉलिसी बनेगी। कोई भी सरकार प्रदेश में सत्ता में रही हो, कभी इस वर्ग के लिए किसी सरकार ने चिंता नहीं की है। अगर इस वर्ग की चिंता किसी ने की है तो आदरणीय जयराम की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक पहले नंबर का श्रमिक संगठन है। मित्रों, जो शुद्ध गैर राजनीतिक है, बात है कि हमारी अपने विचारों की विचारधारा की सरकार है, परंतु इनके साथ भी जब दो हाथ करने की बारी आती है तो भारतीय मजदूर संघ कभी पीछे नहीं आता है। मित्रों, इनके साथ हमारा 29 सूत्री मांग पत्र हमने वर्तमान की सरकार को दिया था। हमने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, बार बार निवेदन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के 29 सूत्री मांग पत्र है, भारतीय मजदूर संघ इसके ऊपर बात करना चाहता है। मैं हम शोषित पीड़ित लोगों की बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात की जाए। मित्रों, उसके लिए भारतीय मजदूर संघ को 29 नवंबर को शिमला के अंदर एक प्रदर्शन करना पड़ा। उसका चार्ज निकला, हमारे ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ और हमारे ऊपर मुकदमे भी बने। हम लड़े, हमने कहा सरकार नहीं मानती तो सरकार के साथ भी लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन बात के लिए बुलाया। हमने कहा जो 26 सूत्री मांग पत्र है, अब इसमें बात करना चाहते हैं, हम इसका हल कराना चाहते हैं। मित्रों, 3 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ की सरकार के साथ एसीसी की बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आधा घंटा आपकी मीटिंग में आएंगे। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मीटिंग में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आधे घंटे के लिए आए और जब मीटिंग में चर्चा हुई तो माननीय मुख्यमंत्री 4 घंटे मीटिंग में बैठे थे। 4 घंटे और भारतीय मजदूर संघ के लोग तैयारी के साथ गए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को लताड़ लगाई कि इस मीटिंग के लिए भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता तैयारी करके आए, आप इसमें तैयारी करके नहीं आए हैं। और मित्रों, उसके बाद 8 फरवरी को फिर हमारी सरकार के साथ बैठक हुई। लगभग 150 के करीब हमारा भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता था। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री 4 घंटे बैठक में बैठे रहे। एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक बिंदु के ऊपर डिस्कस हुआ। मित्रों, और 4 फरवरी को जब हिमाचल प्रदेश का 4 मार्च को जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया तो जो हमारे 26 सूत्री मांग पत्र में जो हमारा एजेंडा था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक पढ़ के सुनाया। अरे मजदूरों की दिहाड़ी को मांग करते थे। मजदूरों की दिहाड़ी कभी इतिहास में 1500 रुपया महीने की कमी नहीं बढ़ी। मित्रों, 1998 में जब प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 2007 में जब फिर से उनकी सरकार बनी थी तब हम प्रेम कुमार धूमल जी से मिलने के लिए गए थे। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ था तो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने पहले ही दिन बैठते ही मजदूरों की दिहाड़ी
कितने बढ़ाई थी? 75 रुपए से 100 रुपए किया था, 25 रुपए एक दिन की। ये विपक्ष के लोग जो विधानसभा के अंदर ये बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है जो उनके मुंह में जीरा देने वाली बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, मित्रों, मजदूरों की 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ना, एक महीने का 1500 रुपया बढ़ना कभी पूर्व की सरकार ने नहीं बढ़ाया है, कि वर्तमान की सरकार ने बढ़ाया है। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या होता था जब चुनाव का समय आता था तो चुनाव के समय मजदूरों को 2 रुपए का 5 रुपए का टुकड़ा फेंका जाता था। वर्तमान की सरकार ने जो भी बजट पेश किए सबसे छोटे वर्ग का हमेशा ध्यान रखा है। चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, 1700 रुपए हमारी आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ाया गया। हमारी आशा वर्कर जो कोरोना काल में छोटे छोटे बच्चे अपने काम छोड़कर निरंतर लोगों के बीच आती थी, वर्तमान की सरकार ने आशा वर्कर का मानदेय भी बढ़ाया, एक महीने का 1825 रुपया उनका बढ़ाया है। आप कैसी विभाग की सिलाई कढ़ाई की अध्यापक के उन सिलाई कढ़ाई अध्यापकों का भी 900 रुपया बढ़ाया है, आपका भी 900 रुपया बढ़ाया है। राजस्व विभाग में लगे चौकीदारों का भी 900 रुपया बढ़ाया है। कोई वर्ग नहीं छोड़ा है। मित्रों, जो हमारा मांग पत्र था वो 80% सरकार ने माना है, अभी 20% पेंडिंग बचा है, उसके लिए सरकार से लड़ाई जारी है। माननीय मंत्री जी, हम आपकी वर्तमान की सरकार का आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने मजदूरों की दिहाड़ी के साथ साथ पंचायत के चौकीदारों का भी पहली बार 900 रुपया बढ़ाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपने बहुत प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बजट के भाषण में भी ये कहा है कि हम इनका 900 रुपये तो बढ़ा रहे हैं, परंतु इनकी हम पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम धन्यवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शिमला में गए थे, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और मंत्री जी आपके प्रयासों से एक कमेटी का गठन आपने कर दिया है। मैं और भाई सुरेंद्र ठाकुर जी आपके साथ आपके कार्यालय में मिले थे। हमने कहा था माननीय मंत्री जी, प्रदेश सरकार में ये जो ब्यूरोक्रेट जो लोग हैं जो अपनी तानाशाही का रवैया बना रखते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें एक कार्यकर्ता भारतीय मजदूर संघ का भी कमेटी में हो और एक कार्यकर्ता पंचायत चौकीदार महासंघ का हो। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आपने पंचायत सचिव को उसी के मौके पे फोन किया। और मित्रों, मैं आपको बधाई देता हूं, जहां भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मुझे वहां पे मेंबर बनाया गया है, पंचायत चौकीदारी की तरफ से आपके तसेव जी को उसका मेंबर बनाया गया। मैं माननीय मंत्री जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय मजदूर संघ भी तब तक चैन से नहीं बैठेगा तब तक पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी सरकार नहीं बनाएगी। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, सरकार लगी हुई है, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने पिछली बार कैबिनेट के अंदर भी 2-2 हाथ किए हैं, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि जो कमेटी बनाई है, कमेटी जल्दी से रिपोर्ट दे और इनकी जो भी कोई पॉलिसी है, एक कोई पॉलिसी बने। आज किसी खाते में नहीं, अरे ठेकेदार का बंदा होता है, वो भी किसी खाते में होता है, कम से कम ठेकेदार को बोले कि पंचायत चौकीदार
किस खाते में। और माननीय मंत्री जी, मैं आपकी सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि पंचायत का चौकीदार अपनी पंचायत घर तक सीमित नहीं है, कि जब मीटिंगों का लेकर जाता है, अगर भाई का नहीं मिलता तो वहां पे भाभी जरूर मिलती है, उसके साथ पूरा कराता है। एक्चुअली निचले स्तर पर ये लोग कार्य करते हैं। आज मुझे याद है कांगड़ा के अंदर, कांगड़ा में बहुजन समाज पार्टी से हमारे संजू भाई बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके सेक्रेटरी थे, खड़े हो गए थे चुनाव में। जब सेक्रेटरी और पंचायत चौकीदार लगे तो हिमाचल प्रदेश में एक सीट बहुजन समाज पार्टी की जितानी संजू को जिता दी। हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान की सरकार ने किया है, करके दिखाया है। हिमाचल प्रदेश में फिर से जयराम की सरकार फिट होगी, हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार संकट आएगी। हमारी लड़ाई तो इनके साथ जारी रहेगी। हमारी लड़ाई कोई इनसे खत्म नहीं हो जाएगी कि जब आपकी पॉलिसी बन की तो लड़ाई खत्म होगी। आज पॉलिसी बढ़ेगी, कल को आपको रेगुलर करने की बात आएगी, परसों दूसरे की बात आएगी, तीसरी बात आएगी। माननीय मंत्री जी आज लोग से बात कर रहे थे, इनका जो प्रति मक्का मिलता है 1800 रुपया, 1600 रुपया, 1680, और उसके वेतन का उसका भुगतान 6 महीने तक नहीं होता है। 6 साल तक। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो इनका वर्दी का जो समय पे भुगतान नहीं होता वो भुगतान किया जाए। इसके साथ साथ जब सिलाई कढ़ाई अध्यापक हो, चाहे हमारे तकनीकी सहायक हो, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो, माननीय मंत्री जो उनकी मंत्री बैठक हर महीने में वीडियो के ऑफिस में होती है, तो हम चाहते हैं कि पंचायत के चौकीदार के लिए हर ब्लॉक में इनको भी पता चले कि बाहर तक सीमित न रहे। इनको भी पता चले जब काम के लिए जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे पंचायत के हो, इनको काम में लगाया जाता है तो मंत्री बैठक इनके साथ होनी चाहिए कि इनको पता चल सकेगा। दूसरा, मैं फिर आप हमारे वकील हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कैबिनेट के अंदर भी आप जाते हैं, हमारा पूरा विषय रखते हैं, पूरे विषय को उठाते हैं, हल भी करते हैं। मेरा आपके लोगों से ये निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी कि जल्दी से जल्दी इनकी पॉलिसी बनाई जाए ताकि ये लोग भी कहीं अपने परिवार के साथ समय बिता सके। आप सभी लोग आए और फिर से मैं इस कड़ाके की गर्मी में माननीय मंत्री जी आप आए, इनका भी मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की ब्रेक होगी और भोजन की 2 घंटे की ब्रेक के बाद आपका प्रदेश की कार्य समिति का चुनाव होगा। अब ऐसे नहीं चलेगा कि मैं पंचायत चौकीदार संघ का प्रदेश का प्रधान हूं, मैं किस लिए बनाऊं केवल मात्र पैसे कमाने के लिए। ये बीएमएस के अंदर पैसे नहीं चलेगा। आज पूरी प्रदेश की कार्य समिति की हम गठित करेंगे, हर जिले से लोगों को लेके, वो पूरे जिले से वो लोग अपना बीएमएस का काम आगे बढ़ाएंगे। बीएमएस की नीति के साथ आप लोगों को चलना होगा। भारतीय मजदूर संघ के अंदर कामरेडों का और इंटर का कल्चर नहीं है, ये शराब पीना, पैसे देना, ये कल्चर बीएमएस के अंदर नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय मजदूर संघ के अंदर चुनाव नहीं होता, हम सिलेक्शन करते हैं। भारतीय मजदूर संघ का चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो, चाहे प्रदेश का अधिवेशन हो, चाहे जिले का हो,
वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग तय नहीं करते हैं कि भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वो तय करते हैं भारतीय मजदूर संघ के लोग, इंटर के अंदर कांग्रेस के लोग तय करते हैं, सीटों के अंदर काम रेट तय करते हैं। मित्रों, भारतीय मजदूर संघ के अंदर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता तय करते हैं और भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जो जुड़े हैं उसके लिए भी भारतीय मजदूर संघ तय करता है और राजनीति के लोग तय नहीं करते हैं। तो फिर आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आपकी एक कार्य करने का आज गठन भी किया जाएगा। मैं फिर से आप सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद और विशेषकर माननीय मंत्री जी का मैं फिर कोटि कोटि नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना समय धन्यवाद राणा जी, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। मेरा आप माननीय मंत्री महोदय से विनम्र है कि आकर के हम सबको आशीर्वाद दें। लागू करें, की घोषणा करें। भारत भारत माता की भारत माता की भारतीय मजदूर संघ के हमारे सम्मानीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन राणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मंगत राम देवी जी, प्रदेश के सचिव श्री लक्ष्मण कप्ता जी, भारतीय मजदूर संघ के जिला के हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र गालिया जी, हमारे प्रदेश के चौकीदार संघ के अध्यक्ष श्री जगदीश चंद जी, कांगड़ा जिला के हमारे अध्यक्ष श्री तरसेन जी, हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ आदरणीय श्री बलदेव जी, मंडल के अध्यक्ष श्री राजेंद्र राणा जी, हमारे चेयरपर्सन फतेहपुर ब्लॉक समिति श्रीमती मीशा जी, एसडीएम भारती जी, यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर राहुल जी, बीपीओ श्री अश्विनी जी, और यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे चौकीदार संघ के समस्त पदाधिकारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और यहाँ पर सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, भारतीय मजदूर संघ के इस प्रथम अधिवेशन में जिसका आयोजन किया गया, और ये मदन राणा जी कह रहे थे कि ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
काम को हम संगठित होकर के करते हैं, वो काम जो है वो लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम असंगठित होकर के वर्षों तक लगे रहेंगे तो शायद हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आपने ये पहली बार भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में जो है उस सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। भारतीय मजदूर संघ जिसकी स्थापना प्रसिद्ध समाज सुधारक और मजदूर नेता श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 23 जून 1953 में भोपाल में, उसमें बहुत सारे संगठन थे। ईटेक था जो कांग्रेस की नीतियों के लिए काम करता। इसी तरह से टीटू जैसे संगठन वो साम्यवादी विचारधारा के लिए काम करते। और अगर आप नारा सुनेंगे तो उससे ही सारा भाव जो है आपको समझ आ जाए कि चाहे कोई मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ये कांग्रेसों का नारा भाई। लेकिन जो भारतीय मजदूर संघ का जो नारा है कि देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, ये अंतर है। और मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल आप सही ट्रैक पर जो हम पहुंच गए। अब आपकी गाड़ी जो है, और इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मदन राणा जी मजदूर संघ का डेलीगेशन लेके भारती जी, नेगी जी, कापरा जी, मुदालिया जी, ये सारे लोग हर महीने जो है जब शिमला आते हैं तो मुझे जरूर मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी से जो है वो ये मीटिंग करते हैं। कभी हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई होगी, कभी ये पीवीए को लेकर के, पंचायत वेटरनरी असिस्टेंस के विषय को लेकर के, कभी ये आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर के, और कभी सिलाई कढ़ाई अध्यापिकाओं के विषय को लेकर के, और कई बार हम चौकीदार संघ के विषय को लेकर के जो है वहां सरकार के ऊपर जो है ये हमारे ऊपर ज्यादा दबाव बनाते हैं। और आज जिसका परिणाम हुआ, मुख्यमंत्री ने जब सकल वेतन आयोग जिसको लागू किया तो इस असंगठित क्लास की भी चिंता है। और मैं बैठे बैठे पूछ रहा था कि अभी कितना मिलता है? मैंने कहा 6500 रुपया मिलता है। 6500 ही मिलता है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने 900 रुपया बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है प्रदेश के अंदर, तो मैं देख रहा था कि आपको 350 रुपए की बढ़त जो है वो अपने 4.5 वर्षों के अंदर, 4 वर्षों के अंदर अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस वक्त तो सबसे ज्यादा बढ़त थी। कभी 300 रुपये बढ़ता था, कभी 200 रुपये बढ़ता था। मुझे याद, मैं ये कहना चाहता हूं, जब घूमर जी की सरकार बनी थी 98 में, तो मजदूर की दिहाड़ी होती थी 75 रुपये। घूमर जी ने 25 रुपये दिहाड़ी बढ़ाई थी। लेकिन मैं पहली बार 2003 में विधायक बना और वीरभद्र जी ने 5वें बजट में जाकर के सिर्फ 5 रुपये बढ़ाए थे। 5 रुपये। मैंने कहा 1 रुपया चाहेगा तो बढ़ा देते। 5 रुपये दिहाड़ी बढ़ाई थी। उनकी नीतियों में और हमारी नीतियों में ये अंतर। इस बार अगर 900 रुपये बढ़ाया तो साथ में हमने कहा है कि बड़ी जल्दी ही चौकीदार संघ के लिए हम पॉलिसी में लेकर,
क्योंकि मैं देखता हूं कि चौकीदार जो है वो सुबह से लेकर के शाम तक काम करते। जब मेरे पास विभाग का जिम्मा आया था तो मैं सिर्फ एक ही योजना की बात कर रहा हूं कि 250 से 300 करोड़ रुपया हम खर्च करते थे साल में मनरेगा के अंदर, लेकिन स्टाफ तो अभी उतना ही है, उससे कम हो, पंचायतें ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस बार हमने 1150 करोड़ रुपया जो है वो खाली मनरेगा में ही जो है वो खर्च किया। एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम विभिन्न योजनाओं को भी साथ में, अगर 14वें विनियोग, 15वें विनियोग का जो पैसा है, प्लानिंग का पैसा है, विधायक निधि का पैसा है, संसद निधि का पैसा है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा ये जो विभाग है 2000 करोड़ के काम हर वर्ष जो है वो प्रदेश के अंदर करता है। ये सारा श्रेय जो है ये आप सबको जाता है। और इस बार तो मदन जी ने बीएमएस के लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि कैसे कैसे किया जाए, तो हमारे डायरेक्टर के नेतृत्व में पॉलिसी बना दी कि अभी एक कमेटी बनेगी और जल्दी ही कमेटी निर्णय लेगी। लेकिन बीच में इनकी तरफ से सुझाव आया कि चौकीदार संघ और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को भी बीच में जाना है, तो उसमें जो है वो मदन राणा जी को और एक चौकीदार संघ की तरफ से जो है वो तुरंत से हमने जो है उसको मनोनीत किया है। और मैं ये कहूँगा कि जल्दी ही जो है वो पॉलिसी बनाएंगे। ये जो है कमेटी जो है वो अपनी जो भी रिपोर्ट देगी आपके हित में होगी और जल्दी ही आपको पॉलिसी जो है बना दी जाएगी। ये मैं कह रहा हूं। अरे 2-3 बातें इन्होंने और कही है। इन्होंने कहा कि वर्दी का जो भत्ता है मिलता है 1650 रुपये मिलता है, 1680 रुपये, लेकिन वो भी जो है वो रेगुलर नहीं मिलता है। केवल शासनकार की तनख्वाह भी रेगुलर नहीं मिलती। तो इसके लिए भी हम ये व्यवस्था करेंगे कि कोई फंड बना करके कि आपको हर महीने 7 तारीख से पहले आपको तनख्वाह जो है और हर अप्रैल महीने में आपको वर्दी का भत्ता भी जो है वो दिया जाए। इस बात की जो है वो हम व्यवस्था करें। और एक और विषय आया है कि हर डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, लेकिन आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो ये भी व्यवस्था जो है वो मैं डायरेक्टर को जाकर के आदेश दूंगा कि इस अगले महीने से आपको जो है वो मीटिंग में भी बुलाया। मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगा, मैं थोड़ा देरी होगी क्योंकि जब रविवार है ना, हमें तो याद अखबार में भूल जाते हैं। तो रविवार के दिन लोग मिलने वाले ज्यादा होते और मिलते मेरे 11 साढ़े 11 नहीं बज गए। तो फिर मैं बार राणा जी के फोन आ रहे थे, तो मैंने तुरंत वहां से बाकियों को छोड़ करके मैं आपके बीच में यहाँ पर आया और मैंने बाकियों को कहा कि मैं आज शाम को आपसे मिलूंगा। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए जल्दी हम पॉलिसी लेकर के आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता ਚੁੱਪ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ और कुछ महीनों के बाद जो है वो फिर से हम चुनाव में जा रहे हैं। तो यहाँ का तो एक रिवाज है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन ये रिवाज उत्तराखंड में भी था। ये रिवाज
उत्तर प्रदेश के अंदर भी था, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या किया, रिवाज बदल दिया। एक बार बीजेपी, बार बार बीजेपी। भाइयों बहनों, जितना काम हमने किया है, हमने पिछली बार 2012 में बहुत काम किया था धूमल जी की सरकार, लेकिन जब 5 साल के बाद जब चुनाव हुए तो सत्ता परिवर्तन हो गया। हमने जो योजनाएं शुरू की थी उनको कंटिन्यूटी में नहीं रख पाए। इस वक्त जितना काम हुआ है, हालांकि 2 वर्ष जो थे वो कोरोना के कारण लॉकडाउन में चले गए। 2 वर्षों के अंदर कोई सरकार की जो जीएसटी दूसरे साधनों से जो इनकम होती थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने एक दिन भी किसी कर्मचारी की तनख्वाह जो है वो देरी से नहीं। अगर आप दूसरे पंजाब जैसे प्रदेशों को देखेंगे तो जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको भी 3-3, 4-4 महीने के बाद नौकरी वापस सरकार। हमने विकास की गति को रुकने नहीं दिया, और इस करके ये जरूरी है कि हम कंटिन्यूटी में जो है, मोदी जी ने भी कहा कि जब लगातार अगर लगातार आएंगे तो विकास की गति को तेजी मिलेगी, और इस करके इस बात की आवश्यकता है कि इस बार फिर से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਹ ਪਾਈਪ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੈਮਰਾ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸकुशल ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਮਹਿਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ। धन्यवाद।